आज मैं जो लेकर आई हूँ वह फिर से है आपका डायमंड क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या उस बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हम पहले क्वेश्चन जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच पोस्ट वॉर ब्रिटिश पोएट वॉज इन्वॉल्व इन अ डिजेस्ट्रस मैरिज विथ सिल्विया प्लैथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बातें करते हैं कि सिल्विया प्लैथ कौन थी। सिल्विया प्लैथ शी वॉज द वाइफ ऑफ टेड ह्यूजेस। ठीक है, टेड ह्यूजेस, तो ऑब्वियसली द ब्रिटिश पोएट हु वॉज इन्वॉल्व इन अ डिजास्टरस मैरिज विथ सिल्विया प्लैथ, उसका जो राइटर है वह है टेड ह्यूजेस। तो टेड ह्यूजेस जो है वह एक ब्रिटिश पोएट है और इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वह थी सिल्विया प्लैथ थी। ठीक है, ये फर्स्ट वाइफ थी इनकी सिल्विया प्लैथ एंड शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर दिस पोएट्स अफेयर विथ समवन एल्स। So when she died, Sylvia Plath, when she committed suicide and when she died, he married someone else called Carol Orchard. ये नेक्स्ट इनकी जो वाइफ सेकेंड वाइफ जो हुई उनका नाम था कैरोल ऑर्चार्ड, तो ये इनकी सेकेंड वाइफ बनी। ठीक है, टेड ह्यूजेस, मैं इससे रिलेटेड जो भी बन रहे हैं क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम सिल्विया प्लैथ जो है वह काफ़ी फेमस राइटर है और शी हैज़ रिटन ओनली वन नॉवेल कॉल्ड द बेल जार। द बेल जार इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है द बेल जार, एंड इन दिस नॉवेल द बेल जार शी टॉक्स अबाउट her personal experiences also, like her anxiety, depression and the loss of her father, trauma etc. ये सब इसमें ये बातें करती हैं द बेल जार में। इनका वर्ल्ड क्लासिक नॉवेल में यह आता है। ठीक है, अब हम बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who among the following wrote a book with the title The Age of Reason? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा राइटर है जो कि wrote a book with the title Age of Reason, यानी कि Age of Reason किसने लिखा है? सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम गॉडविन, सेकेंड इज एडमंड बर्ग, थर्ड इज थॉमस पेन एंड फोर्थ इज एडवर्ड गिब्बन। तो देखिए द एज ऑफ रीजन वॉज रिटन बाय थॉमस पेन, so the correct answer is Thomas Paine. So you know Thomas Paine is an American writer, revolutionary writer and critic. Okay, and in his Age of Reason he talks about deism ना, the concept of deism की बात करते हैं इसमें। deism in the Age of Reason he talks about deism means the existence of God। existence of God की बात करते हैं Age of Reason में, या इनकी एक्चुअली Age of Reason is his revolutionary work ना, revolutionary work है इनको। philosophical work भी है, philosophical work भी है ये पब्लिक, और इसका जो पब्लिकेशन डेट है द एज ऑफ रीजन का वह है 1794 में पब्लिश हुई है ये बुक इनको। सो इन दिस बुक द एज ऑफ रीजन थॉमस पेन टॉक्स अबाउट deism, the existence of God. He says that Bible is not the divine text. Bible is not a divine text. He raised the voice against Christianity, the faith in Christianity. He says that the Bible is not the direct words of God. Bible is not a divine text, but it is human creation and human invention. No, Bible. And that's why he says that churches are human inventions. No? ये कहते हैं कि जो चर्च है वह है ह्यूमन इन्वेंशन है और ह्यूमन क्रिएशन से। कहाँ कहते हैं? एज ऑफ रीजन में कहते हैं। सो ही सेज दैट चर्चेस आर ह्यूमन इन्वेंशंस, दिस चर्चेस आर institutionalized forced, okay, and when churches are human inventions, people create it to oppress people, to torture people, to enslave people in order to gain profit and power.
यानी पावर को एस्टेब्लिश करने में, यानी और प्रॉफिट को एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों को टॉर्चर करके, लोगों को एनस्लेव करके, लोगों को ऑप्रेस करके, डोमिनेट करके चर्च के थ्रू, है ना, उसको गुलाम बनाया जाता है। ये ऐसा कहते हैं, उनको डरा के रखा जाता है। चर्च को कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोर्स है वो, ठीक है, चर्च। और ह्यूमन इन्वेंशंस है, ह्यूमन क्रिएशंस है, एंड बाइबल इज नॉट अ डिवाइन टेक्स्ट, इट इज ह्यूमन क्रिएशन, ऐसा इनका कहना है इनमें, ठीक है। एज ऑफ रीजन में ये कहते हैं, जिनका पब्लिकेशन 1794 हुआ है। अब हम टॉमस पेन की जब बात आ रही है तो हम एक और चीज बात कर लेते हैं। द राइट्स ऑफ मैन भी इन्होंने लिखा है, टॉमस पेन ने, द राइट्स ऑफ मैन, जिसका पब्लिकेशन है 1791 है, राइट्स ऑफ मैन। सो इन दिस बुक टॉमस पेन सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विथ सर्टेन बेसिक राइट्स, सर्टेन ह्यूमन राइट्स, यानी कि इंसान जो है अपने जन्म के साथ ही कुछ उनका सर्टेन राइट्स के साथ वह पैदा हुआ है, ठीक है, उससे उसको कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये राइट्स ऑफ मैन में कहते हैं। और ये राइट्स ऑफ मैन इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, फिलोसफिकल बुक है, रिवोल्यूशनरी बुक है, जो कि इन्फ्लुएंस किया था ज्योतिबा फुले को, जो कि ज्योतिबा फुले जो है इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रहे हैं, राइटर भी रहे हैं ना, क्रिटिक भी रहे हैं एक, और सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके हैं हमारे यहाँ के, जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट स्कूल ऑफ फॉर वीमेन लॉन्च किया था उन्होंने, ठीक है। सो राइट्स ऑफ मैन से ज्योतिबा फुले इतने इन्फ्लुएंस हुए ये पढ़कर ये बुक, कि उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में हुआ था, सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो ये है हमारा टॉमस पेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बना मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिसन्स यूलाइसिस इज, टेनिसन का जो यूलाइसिस है वह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। सेकेंड ऑप्शन इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। थर्ड ऑप्शन इज अ मोर्बिड पोएम एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ पोएम मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सटायर। सो देखिए ये जो टेनिसन कौन है, टेनिसन आप जानते होंगे, ही इज ए विक्टोरियन राइटर, पोएट एंड क्रिटिक ना, टेनिसन वेरी फेमस राइटर। इनकी यूलाइसिस जो है, यूलाइसिस पोएम है। सो यूलाइसिस इज एक्चुअली हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग ना, यूलाइसिस इज हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ये क्वेश्चन जो है वह आपका हो गया। और तो ये तो आपका हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। और ये जो है वह अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये हो गया आपका आंसर। सो आपका आंसर, इसलिए आपका डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। ए और बी जो है वह आपका हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। तो हम देख लेते हैं यूलाइसिस क्या है। देखिए यूलाइसिस जो है वह पोएम है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप का पोएम है, ठीक है। अब जो यूलाइसिस है, इसका पब्लिकेशन जब हुआ था उसका डेट है 1842 में यह पब्लिश हुई थी यह बुक, कौन, यूलाइसिस। और यूलाइसिस जो है यह ग्रीक सोर्स से लिया गया है, ठीक है। और यह लिखा किसने गया हुआ है, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। कई बार आपको जो है आपका जो राइमिंग फॉर्म पूछा जाता है, स्टेंजा फॉर्म, किस स्टेंजा फॉर्म में पोएम को लिखा गया है, किस वर्स में लिखा गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यूलाइसिस इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट इज अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। इट वाज पब्लिश इन 1842। अब इसका जो यूलाइसिस जो है, इसका मिथिकल का कैरेक्टर जो है वह यूलाइसिस है, जो कि सोर्स है कहाँ से, इसका सोर्स है वो ग्रीक है, बिकॉज यूलाइसिस इज अ मिथिकल हीरो of Greek, right, of Ithaca, and it talks about his exploration of the unknown world, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, गोइंग फॉरवर्ड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। और इसी पोएम में टेनिसन कहते हैं टू strive, to seek, to find and not to yield, यह इनका फेमस स्टेटमेंट है।
इस लाइन इस पोएम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, द फेमस स्टेटमेंट हु सेड, तो टेनिसन सेड इन दिस पोएम यूलाइसिस। ओके, so actually Ulysses he expressed his dissatisfaction restless upon returning to his kingdom Ithaca। और ये जो है यूलाइसिस इज ग्रीक किंग ऑफ इथाका और होमर्स का एपिक इसका सोर्स है। होमर्स एपिक कौन? ओडेसी, ओडेसी, ठीक है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो कैरेक्टर है यूलाइसिस वह कहाँ से इन्फ्लुएंस है, तो यह ग्रीक से है। होमर का एपिक जो है उसका ओडेसी से इंस्पायर्ड है। ओके, सो आपका ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं जो मैं आपको बता दी हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर। रेस्टोरेशन कॉमेडी को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया किस वजह से? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, सेकेंड ऑप्शन इज बिटर सटायर एंड cynicism, third option is indecency and permissiveness, and fourth option is superficial reflection of society। so देखिए रेस्टोरेशन कॉमेडी क्रिटिसाइज मेनली किया गया था इनडेसेंसी एंड परमिसिवनेस की वजह से। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वह क्रिटिसाइज किसके लिए किया गया? वह इनडेसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए। तो इनडिसेंसी एंड परमिसिव, एक्चुअली जो इनडिसेंसी हम जिसको अश्लीलता कहते हैं, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में आपको इनडिसेंसी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। और परमिसिवनेस यानी कि लूज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम, ठीक है, रेस्टोरेशन कॉमेडी में। तो जब रेस्टोरेशन की कॉमेडी की बात आती है तो सबसे जो ब्रिलियंट फिगर है वह आपका विलियम कॉन्ग्रीव है, ठीक है। विलियम कॉन्ग्रीव जो है वह आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव, रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात आती है। इनका द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द वे ऑफ द वर्ल्ड इनके रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसकी पब्लिकेशन है 1700 है इनकी पब्लिकेशन डेट। और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी भी है इनकी, ये क्योंकि रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात आ गई तो मैं आपको बता दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौसर्स the parliament of fowl is, Chaucer's the parliament of fowl is first option is a puzzle, second is a debate, third is a threnody, fourth is a beast fable। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स is also called the assemble of fowls, okay, and this is also called parliament of birds, parliament of birds, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, द असेंबल्स ऑफ फाउल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है यह क्या है? यह 14th सेंचुरी ड्रीम विजन है ना, 14th सेंचुरी ड्रीम विजन है यह, ठीक है। और यह पजल भी है, पजल, डिबेट भी है, बिस्ट फेबल है, सटायर है, ये सब है आपका। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा यह, जिसमें आपका ए बी और डी राइट ना, 1 2 3 जिसमें आपका ऑप्शन 1 2 एंड 4 होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह लिखा किस फॉर्म में गया हुआ है। सो इट इज रिटेन इन राइम रॉयल, ठीक है। कई बार जो है आपको ये भी पूछता है कि किस फॉर्म में लिखा गया। तो राइम रॉयल का फॉर्म क्या होता है? ए बी बी सी सी, है ना, यानी 7 लाइन का होता है ए बी बी सी सी, ठीक है। सो आपका ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्सुअल पोजीशन इज थीम ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर कौन से वर्क में सेक्सुअल पोजीशन का थीम है? फर्स्ट इज कॉरियोलिनस, सेकेंड इज जूलियस सीजर, थर्ड इज हेनरी IV पार्ट 1 एंड फोर्थ इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो देखिए सेक्सुअल पोजीशन थीम का हमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलता है। यह एक इनका कॉमिक प्ले है, ठीक है, कॉमिक प्ले है। इसमें 4 अथेनियन लवर्स है, ठीक है, अथेनियन लवर्स है, इसमें लव स्टोरी है और इसमें सेक्सुअल पोजीशन भी आपको देखने को मिलता है। जिसमें ये जो 4 अथेनियन लवर्स है वह इसमें एक्चुअली है, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका हेलेना,
हर्मिया, लिजेंडर एंड डेमेट्रियम, ठीक है। और इसमें जो है वो पक भी इम्पोर्टेंट रोल फंक्शन करती है किस क्या करने में, टू यूज लव पोशन, है। शी यूजेस लव पोशन डेट कॉजेज फॉल इन रॉन्ग लवर्स, यानी कि जो जिससे लव करता है उसके प्रति पागल ना होकर किसी और के प्रति पागल हो जाता है। यह पक की वजह से ये सब ये करती है इस नॉवेल में, ठीक है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर सेक्सुअल पोजीशन नेम थीम आपको अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैनेडियन क्रिटिक, यानी आपका इसमें से कौन सा कैनेडियन क्रिटिक है। फर्स्ट ऑप्शन इज आई.ए. रिचर्ड्स, सेकेंड इज एफर लिविस, थर्ड इज क्लिंथ ब्रूक्स एंड फोर्थ इज नॉर्थॉर्प फ्राई। तो देखिए कैनेडियन क्रिटिक आपका नॉर्थॉर्प फ्राई है, और नॉर्थॉर्प फ्राई जो है वह फेमस गया है द अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए, बहुत फेमस है। अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म इनकी एक वर्क है, ये अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म, या थियोरेटिकल वर्क है अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि पब्लिकेशन डेट है इनकी 1957 इनकी पब्लिकेशन डेट है। इन दिस बुक अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थॉर्प फ्राई टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स, द थियरीज एंड टेक्निक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो भी प्रिंसिपल्स होता है, थियरीज और टेक्निक्स होता है, उसको फॉर्मुलेट करने का वे ये बताते हैं इसमें अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म में, ठीक है। सो ये है आपका अनाटोमी ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट जो वर्क है वो हम देखते हैं यहाँ। नेक्स्ट वर्क है हमारा द टर्म कल्चरल मटीरियलिज्म। The term cultural materialism is associated with, first option is Stephen Greenblatt, second is Raymond Williams, third is Matthew Arnold and fourth is Richard Hoggart. So पहले तो हम बात कर लेते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म होता क्या है। तो देखिए कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वह एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो कल्चरल मटेरियलिज्म इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लोर्स हाउ द रूलिंग क्लास uses culture as a tool to oppress and dominate the proletariat, यानी कि कैसे जो है अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, कैसे कल्चर का यूज करते हैं क्या करने के लिए, डोमिनेट और ऑप्रेस करने के लिए जो प्रोलेटरिएट क्लास होते हैं उनको। तो ये कल्चरल मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग जो को प्रोडक्टिव प्रोसेस के रूप में लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कल्चर इज शेप्ड बाय द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, यानी कि जिस टाइम जो कंडीशन होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसा होता है जिस टाइम में, उसके हिसाब से कल्चर शेप होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है जैसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगा उसी के हिसाब से कल्चर चेंज होता है, ठीक है। सो ये रेमंड विलियम्स बातें करते हैं, ठीक है, कल्चरल मटेरियलिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमंड विलियम्स। So Raymond Williams talks this concept in Marxism and Literature. Marxism and Literature जो है इनका एक क्रिटिकल वर्क है लिटरेचर, मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर में यह बातें करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल State apparatus is an essay by, first option is Terry Eagleton, second is Karl Marx, third is Raymond Williams and fourth is Louis Althusser. तो देखिए ये सब कल्चरल स्टडीज से आपका क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। सो आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus is an essay by Louis Althusser. So Louis Althusser, so he says in this essay ideology and ideological state apparatuses that the capitalist or the capitalist states and or the power structures, they normalize power not by force or violence but by institutions like churches, like religious places, schools, medias, etc. because these are the institutions, they help them to normalize the system ना। ये कहते हैं इस एस्से में आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट में लुइस अल्थुसर की जो कैपिटलिस्ट स्टेट होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वह जो है पावर को कैसे मेंटेन करते हैं। तो वो जो पावर को मेंटेन करते हैं वह बाय फोर्स से नहीं करते हैं ना, नॉट बाय फोर्स ना, नॉट बाय फोर्स और एनी टाइप ऑफ टेरर,
बट थ्रू एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज होते हैं लाइक स्कूल्स, मीडिया, रिलीजियस प्लेसेस, ये एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें होते हैं, मीडिया भी इंक्लूड है उसमें। तो इसके थ्रू जो है यह पावर को मेंटेन करते हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइज करते हैं और उसके थ्रू वो उनको एक्सेप्ट कराया जाता है वहाँ से कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, और उसके बाद ही अपने पावर को मेंटेन करते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया लुइस अल्थुसर, करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच। फर्स्ट ऑप्शन इज मुरियल स्पार्क, अंडर द नेट। सेकेंड ऑप्शन इज विलियम गोल्डिंग, गर्ल्स ऑफ द सिलेंडर मीन्स। थर्ड ऑप्शन इज एंगस विल्सन, लकी जिम। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डोरिस लिसन, द ग्रास इज सिंगिंग। सो देखिए, द डोरिस लिसन द ग्रास इज सिंगिंग इज द करेक्ट मैच। एंड यू नो डोरिस लिसन्स द ग्रास इज सिंगिंग इज अ साइकोलॉजिकल नॉवेल। ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है डोरिस लिसन का ग्रास इज सिंगिंग, और इनका जो पब्लिकेशन डेट है वह है 1950। ठीक है, इन पब्लिकेशन डेट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डील किया जाता है। सो यह नॉवेल जो है साइकोलॉजिकल नॉवेल है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर दैट इज मैरी टर्नर। ओके, इट टॉक्स अबाउट हर ब्रेक डाउन, हर मेंटल स्टेट, हर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड हर रिलेशनशिप अफेयर एटसेट्रा। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर जो है अथर बुक पेयर का मैच है वह डोरिस लिसन द ग्रास इज सिंगिंग है, ये सब नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज हेयर दिस वन। सो इस तरह से आपका ये सब क्वेश्चंस जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करी हूँ, सिर्फ बताई नहीं हूँ सॉल्व करके, बल्कि आपको उससे जितने भी तरह के डिटेल में आपको रेफरेंस मिल सकता था उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर डील करके बताई हूँ, जो आप उसके लिए कई बार आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये सब अगर आप डील कर लेते हैं, ये वीडियोज़ को देख लेते हो, तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपको दोनों ही तैयारी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।